हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लास में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 70 एमसीक्यूज दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए, तो इस सेशन में बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। आपको वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी के एमसीक्यू, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन में सब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का कुल घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का कुल घनत्व पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राइट होगा। कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। ऑप्शन ए में 80, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 42.5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह 80 हो जाएगा। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक जो होता है वह 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ऑप्शन ए में है एक्स वाई तल की दिशा में, ऑप्शन बी में है एक्स जेड तल की दिशा में, ऑप्शन सी में है वाई जेड तल की दिशा में, ऑप्शन डी में है कहीं भी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समरूप विभव क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो आरेख खींचेंगे। तो आरेख जो है वो हम लोग खींचते हैं। तो ये वाला जो सीधा मतलब जो रेखा हो गया ये हो गया x, ये वाला हो गया y और ये वाला जो हो गया वो हो गया z। तो ये दोनों से मिलकर क्या बनेगा, xy बनेगा। ये दोनों से मिलकर के yz बनेगा और ये दोनों से मिलकर के zx बनेगा। तो इसमें जो है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बनता है। तो इस तरफ जो है हम लोग का विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गया। इस तरफ जो है वह हम लोग का विद्युत क्षेत्र की दिशा जो कि लंबवत होती है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि समविभव पृष्ठ में जो होता है विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। तो ये आरेख हम लोग के पास आएगा जिस पर क्या होता है 90 डिग्री का कोण बना होता है, जो कि ऊपर की ओर होता है, इस पे 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो इधर तो जो है वह विद्युत क्षेत्र की रेखा है जो कि क्या है, लंबवत है। तो हम लोग के पास जो है वह ये हम लोग के पास होगा जिसमें क्या होता है हर एक जो है वो क्या बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का जो आंसर आ जाएगा YZ अक्ष की ओर। तो हम लोग का ये राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह हम लोग के पास सी प्राप्त हुआ है, YZ तल की दिशा में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 0 होगा, ऑप्शन बी में धनात्मक और समरूप होगा, ऑप्शन सी में है धनात्मक और असमरूप होगा, ऑप्शन डी में है ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह धनात्मक और समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ P इंटू ई, ऑप्शन बी में P पॉइंट ई, ऑप्शन सी में E इंटू पी, ऑप्शन डी में P बाई ई। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसमें लगने वाला बल आघूर्ण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है टाउ। तो टाउ निकालने के लिए हम लोग को विद्युत क्षेत्र देखना होगा पहले कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र। तो ये है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके बीच जो है वह हम लोग के पास क्या है, इसके बीच जो है वह एक बिंदु खींचा हुआ है जिसपे क्या है एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो इसके बीच क्या है एक लंबवत रेखा खींचेंगे जो कि क्या हो जाएगा A B और C।
ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी तक। तो इसके बीच में जो है वो हम लोग के पास क्या है, ई जो है वह विद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बल। तो बल निकालने के लिए जब प्लस क्यू है, ये विद्युत क्षेत्र की ओर है, तो हम लोग के पास ये जो हो जाएगा एफ ए हो जाएगा, और जो ये इसके विपरीत है तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बी। तो हम लोग निकाल सकते हैं एफ नेट जो हो जाएगा इक्वल में आ जाएगा हम लोग का एफ ए प्लस एफ बी। तो एफ ए क्या है, एफ ए जो हो जाएगा वह क्यू ई प्लस माइनस में जो हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो हम लोग के पास जो एफ नेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। एफ नेट इक्वली क्या हो जाएगा 0। तो अब हम लोग को निकालना है टाउ बराबर। तो टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू बी सी होता है। तो बी सी को मान ले अगर हम लोग कि डी साइन थीटा है, डी साइन थीटा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या मान लिए हैं, डी मान लिए हैं। तब हम लोग के पास जो हो जाएगा एफ बराबर तो हो जाएगा क्यू ई, इंटू में हो जाएगा डी साइन थीटा, क्योंकि हम लोग जो है वह बी से लेकर के सी तक क्या माने हैं, डी साइन थीटा माने हैं। तो हम लोग के पास क्या हुआ, टाउ बराबर जो हो गया वह क्यू ई इंटू डी साइन थीटा हो गया। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि द्वि आघूर्ण बराबर जो होता है वो डी क्यू होता है, पी बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई। तो हम लोग के पास जो है वो पी बराबर क्या है, क्यू इंटू डी है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ को अगर हम लोग करें तो पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं पी टाउ इंटू पी इंटू ई। तो हम लोग के पास जो है वो क्या आंसर आया, ये आ गया टाउ इक्वली पी इंटू ई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो हम लोग के पास ए प्राप्त होता है, पी इंटू ई। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन ए में क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी में एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, ऑप्शन डी में क्यू स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चलिए हम लोग बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये बोला गया है। तो इसमें एक गोलीय पृष्ठ यानी एक गोला खींचा गया है, एक गोलीय पृष्ठ है जिसके अंदर क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो इसमें बताना है कि फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई बराबर कितना होगा। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एक मध्य परिपथ में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई मध्य परिपथ है, ठीक है। इसमें जो है वह प्लस क्यू 1 है, प्लस क्यू 2 है, माइनस क्यू 3 है, माइनस क्यू 4 है, और यहाँ पे बाहरी क्षेत्र में भी मान लेते हैं कि माइनस क्यू 5 है। तो इसमें से निकलने वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा हम लोग का क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इन मतलब अंदर, जो भी अंदर है वो। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, Q1 हो जाएगा, फाई बराबर Q1 हो जाएगा, प्लस Q2 हो जाएगा, माइनस Q3 माइनस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग के पास जो है वो ये निकल के आएगा। तो इसी प्रकार इसमें पूछा गया है कि एक जो है वो प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग यही यूज करेंगे। तो इन वाला फाई बराबर क्या हो जाएगी, इनमें क्या है क्यू है, बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन में CB स्क्वायर, ऑप्शन बी में 1/2 CB स्क्वायर, ऑप्शन सी में 1/3 CB स्क्वायर, ऑप्शन डी में 1/4 CB स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जो है 1/2 CB स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन क्या राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी में है W बराबर PE tan थीटा, ऑप्शन सी में W बराबर PE sec थीटा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज दिशा है। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में क्या है, क्षैतिज दिशा है। तो इस पर जो है दो रेखा खींची जाएगी। क्या होगा, दो रेखा खींची जाएगी, जिस पर क्या है, एक कोना पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पे माइनस क्यू है। सेम इसी तरह से इस पर भी जो है वह प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। तो इसमें इसके अंदर जो है वह क्या होगा, थीटा कोण बनेगा। थीटा कोण बनेगा, ये हो गया थीटा कोण 1 और ये हो गया थीटा कोण 2। तो अब देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो जब हम लोग मतलब कि जो किया गया कार्य है वो थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 की ओर जब किया जा रहा है, तब हम लोग के पास जो हो जाएगा PE ब्रैकेट में हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, जो कि ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। तो थीटा 1 को मान लेते हैं 0 डिग्री और थीटा 2 को मान लेते हैं थीटा। तो हम लोग जो है थीटा 0 डिग्री से लेकर के थीटा कहाँ तक, 2 तक, जब मतलब थीटा 2 तक जब देख रहे हैं किया गया कार्य, थीटा 2 तक जो है वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा PE ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा ये जो है कॉस थीटा 1, तो जहाँ पे थीटा 1 को जो है हम लोग का क्या मान लिए हैं, कॉस थीटा को 0 डिग्री मान लिए हैं। तो कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री बराबर जो हो जाएगा 1 होता है। कॉस थीटा 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो ये है फॉर्मूला PE समीकरण 1 में है PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, माइनस में आ जाएगा कॉस थीटा नॉर्मली, क्योंकि थीटा 2 को हम लोग क्या माने हैं, थीटा माने हैं। तब हम लोग के पास जो है वो क्या आएगा, W बराबर आ जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लोग का आंसर प्राप्त हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह हम लोग के पास ऑप्शन ए राइट प्राप्त होता है, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 6। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3 है, तीसरा 5 है और चौथा 6 है। तो पहला ऑप्शन को लेते हैं 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संधारित्रों को क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, CP 4 ले रहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। इसको जो है वह 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि बोला गया है कि कम से कम 2 माइक्रोफैराडे के कितना बार लेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा वो 2, 4, 6 और 8। ये जो हो जाएगा CP बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइक्रोफैराडे। तो इससे भी हम लोग को 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त नहीं हुआ। अब हम लोग इसको देखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ करके। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/CS बराबर C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो इक्वली में जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इसमें इक्वली में जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर में हो जाएगा 4/2। तो ये जो हो जाएगा 1। तो हम लोग को जो है क्या प्राप्त हुआ, 1/CS बराबर 1 फैराडे प्राप्त हुआ। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी हम लोग को जो है वह 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त नहीं हुआ।
तो चलिए अब हम लोग इसको दोनों को ऐड करके देखते हैं, दो दो करके जोड़ते हैं। तो पहले जो है वो हम लोग करते हैं, पहले इसको जो है वो दो को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सबसे पहले 1/CS, तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये जो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो बराबर में हम लोग के पास जो हो जाएगा वह हो जाएगा 2/2। तो इससे जो है 1 माइक्रोफैराडे प्राप्त हुआ। क्रम में जोड़ेंगे हम लोग को, श्रेणी क्रम से जो है वो क्या है, श्रेणी क्रम से 1 माइक्रोफैराडे प्राप्त हुआ है, जो कि इसके बीच जो है वो क्या है, हम लोग एक समानांतर क्रम, दो समानांतर क्रम को जोड़ देंगे, क्योंकि दो जो है वो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। तो दो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना प्राप्त हुआ हम लोग को। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, 2 माइक्रोफैराडे 2 माइक्रोफैराडे। तो समानांतर क्रम में देखते हैं, जोड़ेंगे तो Cp बराबर जो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 क्या है, 1 माइक्रोफैराडे है, C2 जो है वो 2 माइक्रोफैराडे है, प्लस ये जो C3 जो है 2 माइक्रोफैराडे है, तो इक्वली में आ गया 5 माइक्रोफैराडे। तो Cp बराबर कितना हो गया, 5 माइक्रोफैराडे। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन क्या राइट होगा, ऑप्शन ए राइट है, 4, क्योंकि 4 मतलब 2 माइक्रोफैराडे को कम से कम 4 बार श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम को मिला करके दो दो करके ऐड करेंगे तो हम लोग के पास इतना प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह है ऑप्शन ए, 4। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि दिखाई गई धारिता का आवेश होगा, तो इसमें जो है वो फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग धारिता का आवेश का धारिता निकालना है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वह 18 माइक्रोकूलम है, 12 माइक्रोकूलम है, 6 माइक्रोकूलम है और 36 माइक्रोकूलम है। तो इसका सही जवाब बताना है। तो इसे हम लोग आवेश का धारिता को क्या करेंगे, इसको धारिता का आवेश दिखाना है, तो इसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग के पास जो है वो CS बराबर जो हो जाएगा, हम लोग के पास क्या है, ये 3 है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 जो है वह 9 है, C2 क्या है 3 है और C3 जो है वो हम लोग के पास 6 है। तो 9 3 12 6 18, तो 18 माइक्रोकूलम जो है वो हम लोग को प्राप्त होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उसकी तुल्य धारिता है। ऑप्शन ए में 3C, ऑप्शन बी में 3/C, ऑप्शन सी में C/3, ऑप्शन डी में 1/3C। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो मान लेते हैं कि C1 बराबर C2 बराबर C3 क्या है, C है। हम लोग को 3 धारिता, प्रत्येक धारिता क्या है, C है। तो 3 धारिता है, लेकिन मान लीजिए उसको C, तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है तुल्य धारिता जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का CEQ। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो CEQ इक्वल में हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 क्या है 1/C, C2 भी है 1/C और C3 भी है 1/C। तो हम लोग के पास जो है वह 3/C आता है। तो जब हम लोग श्रेणी क्रम को 1 हटाएंगे तो CEQ बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का C ऊपर चला जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। तो इसमें पूछा गया था कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो तुल्य धारिता हम लोग को ये प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह हम लोग का ऑप्शन C है, C/3।
क्वेश्चन नंबर 12 है 1 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र पर आवेश होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में 1 माइक्रोकूलम, ऑप्शन सी में है 1 कूलम, ऑप्शन डी में है अनंत। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवेशी संधारित्र का आवेश होगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान होती है? ऑप्शन ए में है विभवांतर, ऑप्शन बी में धारा, ऑप्शन सी में है विभवांतर और धारा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में विभवांतर राशि समान रहती है। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है? ऑप्शन ए में रो बराबर आर ए बाई एल, ऑप्शन बी में है रो बराबर एल बाई आर ए, ऑप्शन सी में है रो बराबर आर एल बाई ए, ऑप्शन डी में है रो बराबर आर डॉट एल डॉट ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रो बराबर आर ए बाई एल। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का, एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर है, ये जो है 1 माइक्रो एम्पियर है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही। तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही आंसर बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग सॉल्व करके ही देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हम लोग को इसमें प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। तो सबसे पहले I बराबर हम लोग के पास क्या है 1 माइक्रो एम्पियर, ये धारा जो दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर है, इसको हम लोग एम्पियर में चेंज करेंगे तब हम लोग के पास आएगा 1 × 10⁻⁻6 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन जो है वह है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम दिया गया है। तो धारा जो है, धारा को I से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा Q/T हो जाएगा। अगर हम लोग इसको अगर Q को यहाँ इधर ले ले तो हम लोग के पास जो हो जाएगा I × T आता है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एकांक कूलम के लिए Q बराबर क्या होता है Ne होता है, जिसमें N क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो Q के जगह पर हम लोग अगर Ne रख दे तो I.T हो जाएगा। तो N जो है वह N बराबर जो हो जाएगा I.T/E हो जाएगा। तब हम लोग I के जगह पर इसका मान रखेंगे 1 × 10⁻⁻6 × 1। T का जो मान है वो हम लोग को दिया हुआ है प्रति सेकेंड, तो प्रति सेकेंड, तो T बराबर जो हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा। तो T के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो बटा में चला जाएगा E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। तब हम लोग के पास जो है वह 0.625 × 10⁻13, क्योंकि ये जो ऊपर जाएगा तो इसमें जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस तो होगा, 19 में 6 जाएगा तो 13 बचेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 13 हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास आंसर प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए राइट है, 0.625 × 10⁻13। तो ऑप्शन जो है वह ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो समानांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? 8, 4, 2 या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए में 140 कैलोरी, ऑप्शन बी में है 280 कैलोरी, ऑप्शन सी में है 700 कैलोरी, ऑप्शन डी में 2800 कैलोरी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी?
तो इसमें बोला गया है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार है, एक तार दिया गया है जिसके अंदर क्या है 7 वोल्ट का 7 वोल्ट है। इसे एक बैटरी से जोड़ा गया है। इसे सेल का विद्युत वाहक ई लेते हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम लोगों के पास जो है वो टाइम दिया हुआ है 20 मिनट, तो t बराबर 20 मिनट। तो इसे हम लोग सेकेंड में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए इसे 60 से गुना करेंगे, तो हम लोग के पास जो है वो 1200 सेकेंड आ जाएगा। तो इसके बाद जो है वो हम लोग इसे h से दर्शाते हैं। तो h बराबर जो फॉर्मूला आएगा I² RT। I जो है वो धारा है, R क्या है प्रतिरोध है। तो इसमें जो है वह जैसे कि हम लोग को पता है कि I बराबर जो होता है वह V/R होता है, तब हम लोग H बराबर लिख सकते हैं V/R स्क्वायर, V²/R, क्योंकि R से R एक R से एक R कट गया, तो V² R/T हो जाएगा। तब यहाँ पे हम लोग के पास जो है वो R कितना है, R जो है 5 ओम है। तब हम लोग इसमें बना सकते हैं H बराबर V² कितना है 7 का स्क्वायर/5 इंटू में चला जाएगा 1200। तो हम लोग के पास जो है 11,760 जूल प्राप्त होगा। तो जैसे कि हम लोग को इसका आंसर कैलोरी में निकालना है, तो 4.184 यानी 4.184 जूल बराबर जो होता है वह 1 कैलोरी होता है। तो 1 जूल बराबर जो हो जाएगा 1/4.184 कैलोरी हो जाएगा। तो हम लोग के पास कितना है 11,760 है। तो इसमें जो है वह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H बराबर 11,760 इंटू 1/4.184 कैलोरी। तब हम लोग के पास जो है वो प्राप्त हो जाएगा 2810 कैलोरी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 2800, तो लमसम हम लोग के पास जो है वो 2800 कैलोरी प्राप्त हो चुका है। 2810 और इनके बीच में है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2800 कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी राइट है, 2800 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम को पालन करता है। ऑप्शन में ऊर्जा की संरक्षितता का सिद्धांत, ऑप्शन बी में आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी में संवेग की संरक्षितता का सिद्धांत, ऑप्शन डी में द्रव्यमान की संरक्षितता का सिद्धांत। तो 18 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आवेश की संरक्षितता का सिद्धांत का नियम पालन करता है किरचॉफ का बिंदु नियम। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या फिर विद्युत वाहक बल। तो परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है ताप में बदल देता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 60 वाट तथा 40 वाट का 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी सम्मिलित ऊर्जा क्या हो जाएगी। ऑप्शन ए में है सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ए में है 100 वाट, ऑप्शन बी में 2400 वाट, ऑप्शन सी में है 30 वाट, ऑप्शन डी में 24 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बना करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी। हम लोग के पास 2 बल्ब दिया गया है, मान लेते हैं ये बल्ब है, ये 2 बल्ब है। तो बस मानने के लिए कि ये 2 बल्ब दिया गया है। इस बल्ब 1 में कितना दिया हुआ है 60 वाट का, मतलब 60 वाट दिया गया है, दूसरा में 40 वाट दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं P1 बराबर है, इसको मान लेते हैं P2 बराबर है। ये जो हो जाएगा R1 है और ये जो हो जाएगा R2 है। इसमें वोल्ट जो है वह दोनों में सेम हो जाएगा। तब हम लोग के पास जो है ये P1 बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा V²/R1 और P2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V²/R2। तो P1 बराबर जो हो गया हम लोग के पास V²/R1 और P2 बराबर जो हो गया V²
बाय R2। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, R1 बराबर जो हो जाएगा V² बाय P1। इसी प्रकार इसमें R2 बराबर भी करेंगे V² बाय P2। तो हम लोग के पास जो है वह यहाँ पे एक बल्ब दिया गया है, ये दो तरह के बल्ब हैं। इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। तो बैटरी के साथ जोड़ने पर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें प्रतिरोध भी है, और पहले बल्ब पर जो है वह 60 वाट है और दूसरा जो है वह 40 वाट है। इसमें R1 है, ये जो है वह R2 है। तो जैसे कि हम लोग के पास पता चला कि R बराबर जो है वह R1 प्लस R2 है, तो हम लोग के पास R1 कितना है, R1 जो है वह V² बाई P1 है और R2 जो है वह है V² बाई P2। तो इसमें जो है वह ये हम लोग के पास R1 बराबर प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग इसमें R1 बराबर जो है वह इसको V² को कॉमन ले लेते हैं और इसमें 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। तो इसको जो है वह R को R बाई V² बराबर 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 ये हम लोग के पास प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग को पता है कि P बराबर कितना होता है, V² बाई R। तो अगर हम लोग को 1 बाई P बराबर लेना है तो R ऊपर चला जाएगा, V² नीचे आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग 1 बाई P ले सकते हैं। तब हम लोग के पास जो है वह 1 बाई P और 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 ये प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग इसमें P बराबर ले सकते हैं। P बराबर जो हो जाएगा P1 P2 बाय P1 प्लस P2। तो P1 हम लोग के पास कितना है, 60 वाट है। गुना कर देंगे हम लोग, P2 कितना है हम लोग के पास 40 वाट है। बटा में चला जाएगा 60 प्लस 40। तो हम लोग के पास जो है वह 2400 बटे 100 वाट प्राप्त हुआ। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तब हम लोग के पास 24 वाट बचेगा। तो P बराबर जो है वो हम लोग के पास कितना आया, 24 वाट। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वह ऑप्शन डी है, 24 वाट। क्वेश्चन नंबर 21 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ का घनत्व कितना होता है, CM-2। ऑप्शन बी में है N यानी न्यूटन बाय मीटर। ऑप्शन सी में कूलम बाय वोल्ट। ऑप्शन डी में है कूलम मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए राइट है, कूलम बाय मीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वह A 2A तथा 6A है। तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात क्या हो जाएगा। 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है, 2A है तथा 6 है। तो चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा 1:2:6 हो जाएगा, क्योंकि अगर A के जगह पर हम लोग 1 मान ले तो 1 और ये जो है वह 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो हम लोग का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि L प्रेरक व R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता हो तो L बाई RC का विभिन्न सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि L क्या है, प्रेरकत्व है, R क्या है, प्रतिरोध है और C संधारित्र धारिता हो तो L बाई R एवं RC का विभिन्न सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में है M0LT-1 ML0T-1। ऑप्शन बी में है M0L0T MLT0। ऑप्शन सी में है M0L0T1। ऑप्शन डी में M0L0T M0L0T। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, M0L0T M0L0T। ये जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, प्लांक स्थिरांक की विमा है ML²T-1। ऑप्शन बी में ML²T-2। ऑप्शन सी में MLT-1। ऑप्शन डी में MLT-2। तो इसमें पूछा गया है प्लांक स्थिरांक का विमा, तो ऑप्शन ए राइट होगा, ML2-T-1। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुंबकीय यमयुत्तर और भौगोलिक यमयुत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं। इसमें बोला गया है कि चुंबकीय यमयुत्तर और भौगोलिक यमयुत्तर के बीच का
कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय नीति बोलते हैं, चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बोलते हैं। तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। जब जो चुंबकीय यमयुत्तर और भौगोलिक यमयुत्तर के बीच का कोण बनता है उस कोण को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा होती है। तो चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ऑप्शन बी में है चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ऑप्शन सी में है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही जवाब बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण एम की दिशा क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट होगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई मात्रक वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इसमें से एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम, वेबर, टेस्ला या फिर इनमें से कोई नहीं, जगह वेबर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 1 टेस्ला बराबर जो हो जाएगा 1 इंटू क्या होता है? वेबर बाई मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला पूछा गया है। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 इंटू वेबर बाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है। वेबर, ओम, हेनरी या फिर गॉस। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक बताना है। तो 29 का सही जवाब जो हो जाएगा हेनरी, हेनरी को एच से डिनोट करते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी। प्रतिबाधा का मात्रक होता है हेनरी, ओम, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रतिबाधा का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या होता है? ओम। ओम को इससे डिनोट किया जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी के निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 पाई, 50, 100 पाई या फिर 100। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी राइट है, 50। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोधक के आर पार जो प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज है वो मापा जा सकता है एक विद्युत मापी द्वारा, एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी में एक चल चुंबक गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो इसमें पूछा गया है कि एक प्रतिरोध है लेकिन उसको प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज कैसे मापेंगे? आर पार मापना है। तो किस चीज़ से मापा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा जो है वह क्या करते हैं? इसको माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा RMS मान जो है वह IRMS है और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर जो है I0 है। तो इसके बीच का संबंध बताना है। तो इसके बीच का जो संबंध हो जाएगा वो ये हो जाएगा, IRMS बराबर जो हो जाएगा 0.707 I0। ये जो है इनके बीच का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? शक्ति, ऑप्शन ए में है शक्ति गुणांक यथार्थ मद शक्ति इंटू आभासी मद शक्ति। तो ये जो है वह रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी में है शक्ति गुणांक बराबर जो हो जाएगा आभासी मद शक्ति बाई यथार्थ मद शक्ति। ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन सी में शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ मद शक्ति बाई आभासी मद शक्ति। ये जो है वो ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा जो है वह 13.2 keV है। तो यह विकर्ण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, इसमें बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय विकर्ण की जो ऊर्जा है वह कितना है? 13.2 केल्विनो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो इसके बीच में जो विकर्ण जिस क्षेत्र में संबंधित है वह है। तो ऑप्शन ए में दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी में एक्स किरण, ऑप्शन सी में पराबैंगनी, ऑप्शन डी में अवरक्त। तो ये जो है वह एक्स किरण से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जल को कीटाणु रहित रहने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित रहने के लिए क्या उपयुक्त है? अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, पीला प्रकाश या फिर माइक्रो तरंगे। तो ये जो है वह पराबैंगनी विकिरण जो है वह उपयुक्त होता है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें या फिर माइक्रो तरंगे। तो दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण जो है वह क्या होगा, माइक्रो तरंगे होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पराबैंगनी विकिरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होते हैं। पराबैंगनी किरणों को फोकस के लिए बोला गया है, किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, कांच या फिर उच्च घनत्व वाला कांच। तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा क्वार्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होगा। कोहरे में ठंड के मौसम में जो कोहरा जो रहता है उसमें फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म क्या हो सकता है, पोलेरॉइड, अवरक्त, पराबैंगनी या फिर साधारण। तो इसमें जो हो जाएगा अवरक्त हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा। तालाब की जो तली है वो क्या है, वो कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है, प्रकाश का व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है या फिर प्रकाश का विवर्तन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में है अपवर्तन पर, ऑप्शन बी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन सी में परावर्तन पर, ऑप्शन डी में है प्रकाश की रेखीय प्रसारण पर। तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें पूछा गया है कि एक पिन छिद्र कैमरा जो है वो प्रकाश के रेखीय प्रसारण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण को मुड़ने को क्या कहते हैं। एक माध्यम से, मान लीजिए ये एक माध्यम है, तो ये यहाँ से प्रकाश की किरण जो है वो चली आ रही है, लेकिन ये दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तो मुड़ने को क्या कहा जाता है वो पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में व्यतिकरण, ऑप्शन बी में वन विक्षेपण, ऑप्शन सी में अपवर्तन, ऑप्शन डी में परावर्तन। तो इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43 है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किस में परिवर्तित होता है, वेग और तरंग में या फिर वेग में या फिर आकृति में। तो जब पूछा गया है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण जो है वह किस में प्रवेश करती है, लेंस में, तब क्या परिवर्तन होगा, तो वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की जो वक्रता होती है उसमें असमानता यानी उसमें समानता नहीं होती है, इसके कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या फिर अबिंदुकता। तो कॉर्निया की जो वक्रता के कारण असमानता होती है उसे हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों गलत है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है, m बराबर -L/F0 1 + D/Fe, ये राइट है, बाकी ये सब जो है ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए जो है वो E1 बराबर E2 है, जो कि ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में है E1 > E2, ये सही जवाब है। ऑप्शन सी और 4 ये गलत है, तो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन जो है वो बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से असमान का रंग दिखाई देता है, काला, नीला, नारंगी या फिर लाल। तो इसमें बोला गया कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 48, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, तो कांच μ बराबर 3/2 में इसका मान क्या हो जाएगा। तो कांच 3/2 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2c/3, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, वन विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है।
तो वन विक्षेपण जो क्षमता होती है उसके लिए जो संबंध है ऑप्शन ए राइट है। W बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर, यानी यू भी माइनस यू आर बाई यू वाई माइनस 1, ये राइट है। बाकी ये सब जो है ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 में है न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग है कैसा होता है। वायु की अपेक्षा जल में अत्यधिक होता है, वायु की अपेक्षा जल में कम होता है, वायु तथा जल दोनों में समान होता है, जल की अपेक्षा निर्वात में अत्यधिक होता है। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग बताना है। तो ऑप्शन ए राइट है, वायु की अपेक्षा जल में अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 51 है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए में जो है वह एच भी है। तो ये जो ऑप्शन है वो राइट है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा जो होती है वह एच भी होती है। बाकी ये सब जो है वो ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 52 है दो उन तरंगों के व्यतिकरण में उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसमें प्रकट किया गया है। y बराबर कितना है 4 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर है 3 कॉस ओमेगा टी। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7, 5, 1 और 25। तो इसमें सही जवाब बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 53 है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो इसका पहला जो ऑप्शन है n लेमडा, जो कि ये गलत है। ऑप्शन बी में है 2n+1 लेमडा बाई 2, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी शून्य है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी अनंत है, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंग दिखाई देता है। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में प्रकाश का वन विक्षेपण होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में प्रकाश का व्यतिकरण होगा, हाँ ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन डी जो है प्रकाश का ध्रुवन, ये भी गलत है। तो हम लोग का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। डेविस जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी। इसमें बोला गया है कि डेविसन जर्मन के प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह क्या था। ऑप्शन ए में कण प्राकृतिक, ये रॉन्ग है। ऑप्शन बी में तरंग प्राकृतिक, ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन बी राइट है, तरंग प्राकृतिक का सत्यापन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव है। ऑप्शन ए में आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, जो कि ये गलत है। ऑप्शन बी में कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, ये ऑप्शन सही है। इसमें पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव क्या है। तो ये जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रतिरोध कैथोड के पदार्थ की जो प्राकृतिक होती है, ये दोनों निर्भर करती है। तो हम लोग का ऑप्शन राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 है रीड वर्ग नियतांक का मात्रक है। ऑप्शन ए में है प्रति एम, जो कि ये सही है। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक पूछा गया है। बाकी एम प्रति सेकेंड, एस यानी सेकेंड, ये सब जो है वो ऑप्शन गलत है। हम लोग का ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है। इसमें पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण क्या होता है, किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो क्या प्राप्त होता है। लाइकेन, लाइमन श्रेणी, ये जो है ऑप्शन गलत है। बामर श्रेणी, ये ऑप्शन बामर श्रेणी जो है वो प्राप्त होता है। ऑप्शन सी और डी ये सब गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट है। तो ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 है नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2.29 × 10⁻17 kg m-3 हो जाएगा। नाभिक का घनत्व जो हो जाएगा लगभग इतना ही होता है। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है नाभिक के अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या जो है वह कितना से घटता है। ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी है 2 से घटता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फिर फोटॉन। तो कैथोड किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती हैं। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 62 है अगर r किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा a इसकी द्रव्यमान संख्या है तो log r के साथ log a का ग्राफ होगा।
तो log r के साथ a का ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक पैराबोला हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, केवल नाभिकीय विखंडन पर, ये गलत है, केवल नाभिकीय संलयन पर। हाँ, ये ऑप्शन राइट है, ऑप्शन बी राइट होगा, बाकी ये सब जो है वो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अल्फा कण है। अल्फा कण क्या इलेक्ट्रॉन है, नहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीलियम का परमाणु है, ये भी नहीं है। हीलियम का नाभिक है। हाँ, अल्फा कण जो है वह हीलियम का नाभिक है, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो ऑप्शन ए राइट है, a + b = y, ये जो होता है और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती हुई वह पदार्थ है। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो वह पदार्थ कैसा हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है 3, 4, 5, 6। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 5। क्वेश्चन नंबर 68 है, लंबी दूरी पर रेडियो प्रसंस्करण के लिए कौन से मुख किसका उपयोग किया जाता है, मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में भू तरंगों का, नहीं इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी में है दृष्टि तरंगों का, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में है आयन मंडलीय तरंगों का, तो ये जो है वो ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रकाशीय तंतु है। तो प्रकाशीय तंतु क्या है, संप्रेषण लाइन, नहीं ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में तरंग निर्देशक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में संप्रेषण एवं तरंग निर्देशक दोनों। तो प्रकाशीय तंतु जो है वह मतलब यही है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, उपग्रह संचार के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए प्रकाश किरण, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में रेडियो तरंग, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में गामा किरण, ये भी गलत है। ऑप्शन डी राइट है, सूक्ष्म तरंग, तो ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें पूछा गया था कि उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का सूक्ष्म तरंग भाग प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।